अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। कतर पर इसराइली हमले के बाद एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें खलीजी रियासतों का अमेरिका पर एतमाद कम होता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी तज्जियाकार माइकल कुगलमैन का कहना है कि चीन, तुर्की और सऊदी अरब की मुकम्मल हिमायत के साथ पाकिस्तान की खित्ते में पोजीशन अब बहुत मजबूत हो गई है। स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पूरी दुनिया के लिए मरकज़ निगाह बना हुआ है। भारत से लेकर अमेरिका तक उस पर तबसरे होते नजर आ रहे हैं। नई से नई स्ट्रैटेजीज बन रही हैं। अमेरिका भी हरकत में आ गया है। एक तरफ भारत को चाबहार पर लगाम डाली है, जबकि दूसरी जानब अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस वापस लेने के लिए कोशिशें करता हुआ नजर आ रहा है। आलमी मंजरनामे पर क्या चल रहा है, इसी पर बात करेंगे। आपका तारुफ करवाती चलूँ, पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब, उनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार सलमान आबिद साहब, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब। तो गुफ्तगू का आगाज़ मैं मसूद साहब आपसे करना चाहूँगी। आप मौजूदा सूरत हाल देख रहे हैं, पाकिस्तान का तूती बोल रहा है और एक जानिब माजी में अमेरिका डिफेंस फराहम किया करता था खलीजी रियासतों को, लेकिन अब उनका एतमाद हमें पाकिस्तान पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसका हवाला मैंने अमरीकी तज्जियाकार माइकल कुगलमैन की स्टेटमेंट भी इंट्रो में शामिल की थी, आपने वो भी सुनी। मुझे ये बताएं कि ये सब कहाँ जा रहा है? एक नए वर्ल्ड ऑर्डर में पाकिस्तान की पोजीशन कितनी मुस्तहकम और मजबूत दिखाई दे रही है? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान ने ये साबित किया क्या, जब दुनिया में ब्लेसिंग की जब बात होती है, देखें मार्के हक के बाद, दुनिया में महसूस के बाद जिस तरीके से लीडरशिप ने डिलीवर किया, देखें जो डिसीजन मेकिंग की गई है अंडर दी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जो डिसीजंस लिए, उससे दुनिया, आप कह सकते हैं, दे वर शॉक्ड और दे नेवर एक्सपेक्टेड कि सच ए रिस्पांस फ्रॉम पाकिस्तान। उस रिस्पांस के बाद जब हमने उनके जहाज गिराए, 4 राफेल गिराए, LOC पे हमारी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रही, आपके फतेह 1 फतेह 2 पे, तो दुनिया ने कहा कि पाकिस्तान ने अपने से 7 गुना बड़ा मुल्क, 100 गुना ज्यादा बहुत बड़ी इकॉनमी है, उसको हमने शिकस्त दी। सो पाकिस्तान का जो जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल था यकदम उभरा और तेजी से ऊपर चला गया है अभी। और इसके बाद पाकिस्तान की रेलेवेंस एस्टेब्लिश हुई, और क्योंकि दुनिया में देखिए उन लोगों की इज्जत अफजाई की जाती है जो ताकतवर होते हैं, जिनकी कोई से होती है। सो पाकिस्तान जब इस तरह एमर्ज कर गया, तो फिर जो डेवलपमेंट वेस्ट एशिया में या मिडिल ईस्ट में हो रही थी, वहां पर उन्होंने देखा जिस तरीके से इजराइल दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा था, और जिस तरीके से एक दिन ऐसा हम हफ्ता देखा जब 6 इस्लामिक कंट्रीज को उन्होंने स्ट्राइक्स किए, इंक्लूडिंग पोर्ट ऑफ ट्यूनिसिया, तो उससे एक अलार्म हुआ। फिर इसके बाद दोहा में जो अटैक हुआ, तो दोहा देखें कि ऑल दी गल्फ कंट्रीज दे वर अंडर यूनाइटेड स्टेट्स की अम्ब्रेला के अंडर थे, लेकिन वहां पे नहीं हुआ। टाइम्स ऑफ इजराइल ने ये यहाँ तक लिख दिया है कि 50 मिनट्स पहले जो थे प्रेसिडेंट ट्रंप को पता था ये होने वाला है। तो इस तरह की बातें हुई। सो उस पे उन्होंने कहा कि हम अब रिलायंस के लिए वी विल गो फॉर अल्टरनेट ऑप्शंस क्या है। सो उसमें पाकिस्तान जो रिसेंटली एमर्ज कर चुका था, तो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ जाते हैं, पाकिस्तान दी ओनली न्यूक्लियर पावर है, और अपना आप उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया। देयरफॉर देखें पाकिस्तान की वो क्रेडिबिलिटी आ गई, वो लीडरशिप की बात हुई। उसके बाद से जब ये हुआ है, तो इसके बाद अब देखें कि तमाम दुनिया की नजरें पाकिस्तान पे है। पाकिस्तान जियो पोलिटिकल प्लेयर भी बन गया है, जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर भी बन गया है, रीजनल डायनेमिक्स से, चाहे वो अब साउथ एशिया से निकल के वेस्ट एशिया में है। सिक्योरिटी पाकिस्तान फ्यूचर में अभी आप देखेंगे गल्फ कंट्रीज हो या अरब कंट्रीज, सो पाकिस्तान हैज एमर्ज एज ए लीडर ऑफ मुस्लिम कंट्रीज। इसके ताने आगे हम डिटेल में बात कर सकते हैं कि इस एग्रीमेंट से क्या है, लेकिन पाकिस्तान ने जब अपना आपका एस्टेब्लिश किया, बट एट द सेम टाइम देखें ये अमेरिकन इन्फ्लुएंस से ये ममालिक स्टिल दे विल रिमेन अंडर US इन्फ्लुएंस, और अमेरिका भी इससे खुशी होगा क्योंकि वो सऊदीज और पाकिस्तानियों के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस हैं। तो यकीनन उस पर कोई कंसर्न इतना नहीं होगा, लेकिन कंसर्न का इजहार जो है, कोहराम जो है, और जिस तरीके से एक हालात हैं इंडिया में है, इजराइल में है, और तो मेरा ख्याल में एक बड़ा मैसेज है सबके लिए कि पाकिस्तान ने इस फ्रंट पे भी आके
इंडिया को शिकस्त दी। ये बड़ा मैसेज तो है ही, इसके साथ साथ इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन भी है। आप देखें वाशिंगटन से लेकर न्यू दिल्ली तक इस हवाले से बातचीत की जा रही है, इस पर बाज़गश्त सुनाई दे रही है, बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं। आने वाले वक्तों में देखें कि मजीद ये जो फैसला हुआ है इसमें इजाफा भी हो सकता है, मजीद ममालिक का इत्तेहाद भी हो सकता है, बट इस वक्त इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। मेरे साथ शहजाद हुसैन भट्ट साहब भी बैठे हैं। भट्ट साहब, आप मुझे ये बताएं, इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो वो सऊदी अरब पर तसव्वुर किया जाएगा, और इसी तरह अगर सऊदी अरब पर होता है तो वो पाकिस्तान पर तसव्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान की माइट में कितना इजाफा हुआ है अगेंस्ट इट्स एनिमी, मैं भारत की बात कर रही हूँ। इंतहाई काबिल एहतराम मुनीज़ मोइन साहिबा, आप दुरुस्त फरमा रही हैं। जो आपने कहा ना, मुआहदा तो हमारा पहले भी हम पाबंद थे दस्ते फराहम करने के, सऊदी अरब के साथ हरमैन की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन अब जो आपने कहा है कि ये नया पॉइंट है, बड़ा अहम पॉइंट है कि अब नए मुआहदे की सबसे बड़ी बात ही ये है कि किसी एक पर हमला, दोनों मुल्कों पर हमला तस्वर होगा, ये है बात। अच्छा, जो बात आपने की है ताकत की, ताकत में इजाफा कितना होगा भाई? बहुत ज्यादा इजाफा होगा। कैसे होगा? आर्गूमेंट देना पड़ेगा ना मुझे इस बात का। आप आर्गूमेंट नंबर 1 ले लें। शाहीन 3 जो मेरा मिसाइल है, 2750 किलोमीटर रेंज, शाहीन 2 1500 से 2000, और गौरी जो है 1200 से 1500 किलोमीटर की रेंज। अब ये मेरी मिसाइल की रेंज, मेरा जो एयर चीफ है वो हमेशा सरप्राइज देता है, और पाक भारत में भी उसने सरप्राइज दिया था। लेकिन ये जो बात मैं कर रहा हूं, ताकत और ज्यादा होगी, लेकिन ऑफिशियल तौर पर ये इस वक्त 2750 किलोमीटर रेंज की मिसाइल है। अगर ये मिसाइल जो ऑफिशियली अनाउंस्ड है, इसको मैं कंपैरिजन करूं इस्लामाबाद से, इसराइल तेल अवीव 3552, कराची से 3229, और यही अगर मैं चीजें रियाज सऊदी अरब से करूंगा तो फिर क्या होगा? यह है देखने वाली बात। अगर आप रियाद से तल अवीव का किलोमीटर फजाई सफर लेंगे तो वह सिर्फ 1418, और जद्दा से 1256, यानी कि मेरे मिसाइल की रेंज जो है वो 2750 है, और सऊदीया से तो मुझे 1415, बस। यानी कि मेरी ये है वो बात जो आप फरमा रही थी, ताकत में इजाफा हो रहा है। और अब इस नए मुआहदे से मुनीज़े शरीकों को आग लग गई है। अच्छा। शरीकों का कलेजा छलनी हो गया है। और आखिरी बात ले ले, मोदी की वजारत जानी है, और नेतन्याहू ने पाबंदे सलासिल होना है अनकरीब। हाँ, और इसी वजह से तो नेतन्याहू के अंदर हमें ये बेचैनी नजर आ रही है, जिसमें वो ये इर्रेगुलर, नॉनसेंस, केओटिक किस्म के फैसले करते हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सलमान आबिद साहब, आप मुझे बताएं, एक तो बात होती है ग्रेटर इसराइल की, मुझे तो लगता है ये एक ग्रेट गेम का आगाज हो गया और पाकिस्तान इसमें लीड करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, पहली बात तो ये कि दुनिया के अंदर अब जो है बहुत सारी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, आलमी सियासत में भी, इलाकाई सियासत में भी, और अरब दुनिया के अंदर भी। अब इसी तनाजुर में ये जो पाक सऊदी डिफेंस हमारा माहिदा हुआ है, स्ट्रेटेजिक माहिदा, इसने सिर्फ मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स पे इम्पैक्ट नहीं डाला, बल्कि रीजनल पॉलिटिक्स पे भी और साथ साथ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे भी इसका इम्पैक्ट आएगा। यही वजह है कि जो मैंने कहा कि दुनिया के बेशतर ममालिक अपने आप को रिविजिट कर रहे हैं, और इस सारे कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान एक बड़ी कुव्वत के तौर पर उभरा है। और सऊदी अरब और पाकिस्तान का जो ये रिलेशनशिप जो पहले से कायम था, इस दफाई माहिदे के बाद वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और बहुत सारे बेशतर इस्लामी ममालिक जो हैं उनकी नज़रें भी इस माहिदे के ऊपर होंगी, और इसकी मदद से वो दुनिया के अंदर जो मुस्लिम दुश्मन सरगर्मियाँ हैं उसको वो कंट्रोल करने में, या उसकी तरफ एक्सपेक्टेशन उनकी बढ़ जाएगी कि ये दो लोग हमारे साथ खड़े होंगे। एक बात तो ये। दूसरी बात है, यकीनी तौर पर इसके मुखालफिन भी हैं, अमेरिका भी होगा, इसराइल भी होगा, भारत भी होगा। उनको बड़ी, जिसे कहते हैं, मिर्चें लगी हुई हैं कि इस वक्त ये माहिदा क्यों कर हुआ है, इसके पीछे क्या राज है, किसके खिलाफ है, क्या ये सिर्फ इसराइल तक महदूद रहेगा, क्या ये अमेरिका के खिलाफ भी जा सकता है अगर वहाँ पे मुस्लिम दुश्मनी के इम्कानात पैदा होते हैं। यानी बहुत सारे ममालिक जो है वो इस सारी जिद में आ सकते हैं। हिंदुस्तान को तो समझ आती है ना कि जो पाकिस्तान क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो भारत की परेशानी तो बढ़ जाएगी, और अगर पाकिस्तान की अहमियत दुनिया की सियासत में बढ़ेगी, आलमी सियासत में बढ़ती है, तो ये भारत को किसी सूरत में कबूल नहीं है। इसलिए भारत की तो स्ट्रैटेजी ये होगी कि किसी तरीके से पाकिस्तान को इररेलेवेंट किया जाए, और वो माजी में ये स्ट्रैटेजी इख्तियार करता रहा है, पाकिस्तान को वो एक दहशतगर्द रियासत के तौर पर पेश करता रहा। लेकिन उसके सारे हरबे अब नाकाम हो गए ना। अब पाकिस्तान एक और बहुत बड़ी कुव्वत बनकर उभरा है जो भारत के लिए काबिल कबूल नहीं है। इसलिए भारत की परेशानी हमें समझ आ रही है। लेकिन साथ साथ एक और चीज़ देखिए, जो मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा, अभी जैसे मसूद साहब ने कहा, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी उनकी यूएस के ऊपर थी, अब उन्हें भी ये समझ आ रहा है कि हमें अल्टरनेट ऑप्शंस की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि इसराइल ने जो कुछ किया
उस पर अमेरिका ने ज़बानी जमा खर्च तो बहुत किया है, लेकिन जो असल किरदार अमेरिका का बनता था इसराइल के ख़िलाफ़ वो उसने नहीं किया। गज़ा में देख लीजिए, कतर के ऊपर जो कुछ हुआ वो आपने देख लिया, ईरान के ऊपर जो कुछ हुआ आपने देख लिया। तो इसलिए अमेरिका का जो मौजूदा किरदार है वो भी मुस्लिम दुनिया के लिए काबिल कबूल नहीं रहा, और उनको लगता है कि जैसे इनके अंदर एक मुस्लिम दुश्मनी है, और ख़ास तौर पर जब इसराइल भारत और अमेरिका का नेक्सस होगा तो उसमें मुस्लिम दुश्मनी का एजेंडा तो सरे फहरिस्त होगा ना। इसलिए अरबों को ये रियलाइजेशन हुई है कि हमें पाकिस्तान के ऊपर तवज्जो देनी होगी, पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को मौसम बनाना होगा, पाकिस्तान के साथ अपने डिफेंसिव स्ट्रेटेजिक बनाकर हमें अपने आप को लीड करना होगा। चार्ली कर्क के कत्ल के बाद तो यूं लगता है कि इसराइल और अमेरिका के दरमियान भी कोई चपकलिश मौजूद होगी। देखिए, हो सकता है वो चपकलिश हो, लेकिन एक चीज़ जहन में रखिएगा, इसराइल, अमेरिका और भारत एक हैं और ये हर सूरत में एक रहेंगे। इसलिए उनकी चपकलिश अपनी जगह, एतराज़ात अपनी जगह। अभी आपने देखा जो कतर पे हमला हुआ तो उसके ऊपर अमेरिका ने बड़ी मजम्मत की और उनको इसराइल को कहा कि हमें अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसके बावजूद साथ ही उन्होंने ये कह दिया कि हमारा इसराइल हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ये तीनों का जो अलायंस है उससे हमें दुनिया को खबरदार रहना होगा, और मुस्लिम दुनिया के अंदर उस इत्तेहाद के ऊपर बेचैनी पाई जाती है। ठीक है, पाकिस्तान और सऊदी मुआहिदे के बाद देखा यह जा रहा है कि भारत और इसराइल के दरमियान सफ़े मातम बिछ गई है। अब ये किस जानिब जा रही है, क्या नया रुख इख्तियार करेगी और इससे मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे के बाद देखा जा रहा है कि पूरी दुनिया में एक बार खलबली मच गई है, जिसके बाद अमेरिका भी कुछ फैसले करते हुए दिखाई दे रहा है। इसी पर बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने। सर, आपको खुशामदीद कहेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो पाक भारत जंग के बाद काफ़ी स्ट्रेंथन होते हुए देखे गए थे, लेकिन पाकिस्तान सऊदी दिफाई मुआहदे के बाद आपको क्या लगता है कि ये ताल्लुकात किस जानिब जाएंगे? क्योंकि वो ममालिक जिन्हें अमेरिका तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता था, अब वो ममालिक पाकिस्तान की जानिब रुख इख्तियार करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात किस तरह से होंगे, पाकिस्तान की जो इमेज है वो किस तरह से सामने आएगी, आपको क्या लगता है? जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। ये बिल्कुल डायनेमिक सिचुएशन है जी। आपने नोट किया होगा कि जब से कतर पर हमला हुआ है बहुत सारे मुसलमान मुल्कों में अवेयरनेस आई है। ख़ास तौर पर ये जो ऑल्दो हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान पहले से कोलैबोरेशन डेलिब्रेशन हो रही थी, लेकिन शायद ये एक्सेलरेट हुआ है सारा प्रोसेस, बिकॉज जिस तरह इजराइल बेझिझक और बग़ैर किसी रुकावट के हमले करता आ रहा है बहुत सारे मुसलमान मुल्कों में, यमन, सीरिया, लीबिया और बहुत सारे, और अब कतर पर, और ये पहली दफ़ा हुआ है कि जो मुल्क होस्ट कर रहा था नेगोशिएशन उसी पर हमला किया गया। ये जाहिर है एक एलिमेंट ऑफ सिक्योरिटी अरब मुल्कों में, ख़ास तौर पर कतर की क्यों हम बात कर रहे हैं उससे लिंक करना चाहूँगा, वो थी बहुत अरसे से। और वजह ये थी कि ये ऑयल अगेंस्ट सिक्योरिटी एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे अमेरिका लागू कर रहा था, नॉट फॉर्मली बट इनफॉर्मली, जिसका मतलब ये है कि अरब मुल्कों से कहा जाता था कि आप हमें ऑयल दें हैवी डिस्काउंट्स के साथ और हम आपकी सिक्योरिटी इंश्योर करेंगे। लेकिन बदकिस्मती देखिए, अरब मुल्कों ने तो वादा पूरा किया, लेकिन जब अमेरिका को चॉइस करना पड़ा बिटवीन इजराइल और अरब, तो आपने देखा कि उसने इजराइल को प्रेफरेंस दी। तो ये एक वेकअप कॉल है अरब मुल्कों के लिए, ब्रदर इस्लामी मुल्कों के लिए, कि आप जो मर्जी कर लें, अगर कभी आपका कन्फ्रंटेशन, जो कि मोस्ट लाइकली इजराइल के साथ ही होनी है, और जब भी अभी इजराइल और अरब मुल्कों के दरमियान अगर चॉइस करना पड़ा तो जाहिर है अमेरिका इजराइल का साथ देगा। ये बहुत स्ट्रेंज बात दुनिया के लिए तो है, अरबों के लिए भी है, लेकिन अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा ही है। वो अपनी नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से इतने सालों से डील करता आया है, और ये ताल्लुकात पाकिस्तान के अगर स्टैंड लोन देखें तो इसमें कोई हमने कोई वो नहीं की, कोई गैर अखलाकी या अनडिप्लोमेटिक या नॉन पॉलिटिकल बात नहीं की। ज़ाहिर है दो करीबी मुल्क हैं, और आपके व्यूअर्स आपकी तरह के नौजवान होंगे जिनको शायद ये हिस्ट्री ना पता हो। 20 नवंबर 1979, ऑलमोस्ट 46 साल पहले, कुछ बदबख्त टेररिस्ट ने खाना काबा पर हमला करके कब्जा कर लिया था। जी बिल्कुल, और पाकिस्तान तब से ही दिफा फराहम कर रहा है सऊदी अरब को। उस वक्त भी ये घमसान की जंग हुई थी, 2 हफ्ते लगे थे खाना काबा क्लियर करते हुए, और उस वक्त भी पाकिस्तानी कमांडोज ने हिस्सा लिया था, पाकिस्तानी कमांडोज ने क्लियर किया था। यानी हमारे पर डिपेंडेंसी सऊदी अरब की उस वक्त भी है, ऐसी क्रिटिकल स्टेज पर जब खाना काबा की बारी हो, और ऐसी सेंसिटिविटी जो सबसे मोहतरम जगह है हमारे लिए, उस वक्त भी पाकिस्तानी ही याद आए थे। और खालिद चिश्ती साहब, इससे पहले भी सऊदी अरब की जानिब से ये कहा गया है कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम एटम बम पाकिस्तान से ले लेंगे। ये वही रवाबित हैं जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान काफी पहले से, यानी माजी से चले आ रहे हैं, ये एतमाद का रिश्ता।
देखिए ऑफिशियली तो अब सऊदी अरब की तरफ से ऐसा मैंने नहीं सुना, क्योंकि मैं खुद भी सऊदी अरब में ट्रेनिंग करा चुका हूँ सीनियर रैंक पे। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की तरफ से हम गए थे कोई कोर्स कराने के लिए उनको, तो उनकी लुक फॉरवर्ड तो डेफिनेटली वो करते हैं। देखिए दो वैक्यूम हैं जब भी होते हैं, जब दो मुल्क मिलते हैं तो वो वैक्यूम फिल होते हैं। एक होता है कैपेबिलिटी का वैक्यूम और एक होता है रिजॉल्व या बहादुरी या हौसले का वैक्यूम। यानी जब दो मुल्क इकट्ठे होते हैं तो आप एक वैल्यू ऐड करते हैं, ये कैपेसिटी ऐड करते हैं और काबिलियत बढ़ाते हैं एक मुल्क की दूसरे मुल्क के साथ मिलकर, और दूसरा आपका हौसला बढ़ता है दोनों मुल्कों का। पाकिस्तान ने, मुसल्लह अफवाज ने और पाकिस्तान के लोगों ने और पाकिस्तान एयरफोर्स ने, आपने देखा था कि अभी रिसेंटली मई 2025 में अपना कैपेबिलिटी भी दिखाई, खासतौर पर हवा में, और फिर हमने हौसला भी दिखाया। तो ये दुनिया हमें मान चुकी है, हमें ऐसे रुजू नहीं किया जा रहा। हम मेरिट पर स्टैंड करते हैं कि दुनिया हम खास तौर पर इस्लामी मालिक हमारी तक लुक फॉरवर्ड करे, जिसको कहते हैं कि पाकिस्तान ने एस्टेब्लिश किया है, और छोटे मुल्क को नहीं, किसी अंडर डेवलप मुल्क को नहीं, एक हिंदुस्तान को जिसकी इकॉनमी बड़ी है, फौज हमसे 3 गुना बड़ी है, एयरफोर्स तकरीबन 1/3 है हम, उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने परफॉर्मेंस दिखाई, तो हमने ये पोजीशन अर्न की है जिसको कहते हैं। और ये अर्निंग का ही क्रेडिबिलिटी है कि हमने जब विक्ट्री हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह, तो विक्ट्री आपकी वैल्यू ऐड करती है, आपकी वक़्त में इजाफा करती है, और वही हुआ है। अल्लाह करे आने वाले वक्तों में बगैर किसी को अनकंफर्टेबल किए हमने सॉवरेनिटी म्यूचुअल करनी है दोनों मुल्कों की, तो दोनों मुल्कों के लिए, पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। और सर मैं जिस बात का हवाला दे रही थी, ये गुफ्तगू हुई थी MBS और अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम के दरमियान, और बॉब वुडवर्ड ने इस बात का हवाला अपनी किताब में दिया है कि MBS की जानिब से कहा गया था कि अगर हमें एटम बॉम्ब की ज़रूरत पड़ी तो हम पाकिस्तान से ले लेंगे। तो दिस गोज़ वेरी बैक, अगर हम देखें तो ये एतमाद का रिश्ता और ये फिर मुआहिदा आज जो हम दिफाई देख रहे हैं। मैं गुफ्तगू लेकर जाना चाहती हूँ ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब की तरफ। सर आप मुझे ये बताएं कि अमरीका और यूरोप, खास तौर पर अगर हम इसराइल के लिए देखें, तो ये दिफाई मुआहिदा कितनी फिक्रमंदी का बाइस साबित हो सकता है? क्या इसराइल इस मुआहिदे के बाद थोड़ा सा खुद को रोकेगा, या अमरीका क्या किरदार अदा करता हुआ नजर आएगा? आपको क्या लगता है? जी हाँ, देखिए एक तो ये है कि अमेरिका इसको पॉजिटिवली लेगा, और इसमें यकीनन अमेरिका को एक ये मैसेज भी जाएगा कि जो गल्फ कंट्रीज थे वो दे आर लेस रिलाई करने लगे हैं अमेरिका में, एक ये तो मैसेज है। लेकिन एट द सेम टाइम जो इन्फ्लुएंस है अमेरिका का गल्फ में, वो वहीं पे रहेगा। उसका ये मतलब नहीं कि वो वहां से अलग हो जाएंगे, तो वो इनकी कनेक्टिविटी अमेरिका के साथ रहेगी। जिस तरह मैंने कहा पाकिस्तान के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, सिमिलरली सऊदी इसके साथ भी है, दैट इज वन थिंग। लेकिन वेस्ट में मेनली वहां पे ट्विस्ट करने की कोशिश की जा रही है, और इसको एक डिफरेंट एंगल देने की कोशिश की जा रही है। और इवन पाकिस्तान में कुछ सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, या कुछ पाकिस्तान के अंदर भी हैं, इसको ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि सिचुएशन को ऐसा पेंट किया जाए कि पता नहीं ये पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट है तो इसका क्या होगा, क्या डिलीवर ये कर देंगे इस तरह। देखिए पाकिस्तान का खाली एग्रीमेंट करना एक न्यूक्लियर पावर परसेप्शन इज एनफ, और इसके बाकी तो हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान इज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट, सो एक्ट करेगा विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसमें तो कोई शक नहीं है। जहां तक इजराइल की बात है, देखें इजराइल तो अभी बैकफुट पर चला गया है, तो उनके लिए वेरी क्लियर है, उनके लिए मैसेज जो है कि अब वो सोचेगा मैं कहां तक जा सकता हूं और मेरी रेड लाइंस या कहां तक है। सो देयरफॉर वो 100 सोचेगा, क्योंकि अब इसके सामने सऊदी अरब जो कोई मुल्क नहीं है, इस पाकिस्तान यहाँ पे है, और एक बेटल हार्डन पाकिस्तान है विद कैपेबिलिटी, इसके साथ सब कुछ है। सो इजराइल के लिए बड़ी मुश्किलात अभी पैदा होंगी। सर वो कहते हैं ना कि आने वाली सदी एशिया की सदी होगी, अब हम उसका अमली मुजाहरा होता हुआ देख रहे हैं। मैं शहजाद हुसैन भट्ट साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना चाहती हूँ। शहजाद भट्ट साहब, आप मुझे बताएं कि माजी में भी सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के माशी माहिदे होते रहे हैं, और अब आज जब हम ये दिफाई माहिदा देख रहे हैं, तो आप मुझे बताएं इससे पाकिस्तान की मईशत को क्या फ़ायदा पहुँचेगा? काबिल एहतराम मुनीज़ मोइन, देखें पैसों की बात जो आप कर रही हैं, मौशत की बात कर रही हैं, ये रियलिटी की बात तो है, लेकिन हरमैन शरीफैन की हिफाजत की जो बात है ना, और ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है। हमारे लिए तो ईद की घड़ी है आज, हम इतने खुश हैं। पहले हम अनऑफिशियल कर रहे थे, अब हम ऑफिशियल तौर पर मैदान में आए हैं, तो वही फील प्राउड। मेरी तो पूरी नेशन
मेरी कौम जो है वो फख्र कर रही है इस बात पर। आप देखें ना, सऊदी अरब जो है 22 लाख पाकिस्तानी जो है वो वहां पर मकीम है और कई दिहाइयों से हम अरब की तामीर में हिस्सा डाल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। अब जो सऊदीया से तरसीलात ज़र आती हैं, मेरा ख्याल है पहले 2 मुल्क हैं जो पैसे आते हैं पाकिस्तान में, यूरोप अमेरिका से कम आते हैं, सऊदी अरब से ज़्यादा, जो हमारे 22 लाख अफराद वहाँ मकीम है। अब कहानी मुनीज़े ये है कि ये पैसों की बात भी है, ये हमारे ईमान की बात भी है, लेकिन बात ये है कि हमारे लिए ईद का दिन है और ये बात भी साबित हो गई है कि मुश्तरके वस्ता में एक ऐसा नया प्लेयर यानी पाकिस्तान दाखिल हो चुका है जो इसराइल को तस्लीम ही नहीं करता जी। और आखिरी बात, जरा गौर करें उस टॉपिक पर जाकर, इसराइली साइट यरूशलेम पोस्ट में देखें, उसने क्या लिखा है कि यह मुआहदा बताता है कि मुशरिक वस्ता किस तरह नए इत्तेहाद बनाने का सोच रहा है। और सोच नहीं रहा, हम बना चुके हैं, हम मुस्तकबिल में और बनाएंगे। और यही तो शरीकों को साड़ पड़ रहा है मुनीज़े जी, इनका बुरा वक्त आ गया है। और साथ ही साथ सलमान आबिद साहब, आप जरा मुझे ये भी बता दें कि अमेरिका ने भारत को टफ टाइम देना शुरू कर दिया है। वहाँ ईरानी बंदरगाह पर काम नहीं कर सकेगा अब भारत, और फिर उसके बाद भारत के कुछ तजारती मुआहदे तो सऊदी अरब के साथ भी थे, तो वहाँ पर भी क्या भारत कुछ अपने आप को गैर महफूज सा महसूस कर रहा होगा? देखिए, दुनिया की ताकत जो सियासत है उसमें 2 बड़ी ताकतें जो हैं, यानी भारत खुद एक बड़ी ताकत है और फिर अमेरिका भी एक बड़ी ताकत है, और दोनों एक अपने आप को एक दूसरे को स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे कहते रहे। अभी हाल ही में हमें भारत और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में सख्तमहरी नज़र आई, फिर थोड़े से ताल्लुकात में खुशगवार पहलू भी देखने को मिले, लेकिन फिर अभी भी कुछ मामलात ऐसे हैं जिस पर गुफ्तशनीद जारी है। ये जो बात आपने की ना, देखिए अगर अमेरिका ने आगे बढ़ना है तो वो भारत को रूल आउट नहीं कर सकता, ये बात याद रखिएगा। वो इसराइल को रूल आउट नहीं कर सकता। यह मुमकिन ही नहीं है कि इसराइल कोई काम करने से पहले अमेरिका की आशीर्वाद हासिल ना करे और अमेरिका की आशीर्वाद के बगैर वो कोई इनिशिएटिव ले ले। इसलिए जब आप ये कहते हैं ना कि इसराइल के बारे में, तो मैं हमेशा से ये कहता हूँ कितना जोर डालेगा, कितना दबाव डालेगा अमेरिका इसराइल के ऊपर और भारत के ऊपर, ये देखने की चीज़ होती है ना। अगर उसे डालना नहीं है तो उनको अगर खुली आज़ादी मिलेगी तो वो जैसे पहले हमले कर रहे थे मजीद हमले करते रहेंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि जैसे अभी मैंने कहा कि रीशेप्स हो रही हैं दुनिया की पॉलिटिक्स, और जब वो दुनिया की पॉलिटिक्स रीशेप हो रही है तो उसमें पाकिस्तान ने जो अपने एक सिग्निफिकेंट रोल बढ़ाया है उसकी एक वैल्यू तो हमें नज़र आ रही है दुनिया की पॉलिटिक्स में, और वो अरब पॉलिटिक्स में भी नज़र आ रही है, वो आलमी पॉलिटिक्स में भी नज़र आ रही है और रीजनल पॉलिटिक्स में भी नज़र आ रही है। तो पाकिस्तान के पास अब पॉसिबिलिटीज़ जो हैं, इम्कानात जो हैं वो बहुत बढ़ गए हैं, सियासी तौर पर भी, माशी तौर पर भी और दिफाई मामलात के अंदर भी। यानी जितनी अपॉर्चुनिटी इस वक्त पाकिस्तान के पास है, अगर पाकिस्तान अपने कार्ड और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से री-इंगेज करेगा इन तमाम मुल्कों के साथ, तो पाकिस्तान की अहमियत बढ़ेगी और लोगों का भी जो दबाव है, यानी इन्हिसार है सॉरी, वो पाकिस्तान पे बढ़ेगा। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान के पास तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं। अब देखना सिर्फ ये है कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जो है किस शक्ल में आती हैं। यानी देखिए ना, इकोनॉमी के अंदर कहा जाता है जब तक आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट्स नहीं आती, आपके यहाँ बड़े मंसूबे नहीं आते, बड़ी सरमायाकारी नहीं होती, तो उस वक्त तक आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती। तो अब ये वक्त आ गया जहाँ पाकिस्तान और सऊदी अरब और दीगर मुल्कों के दरमियान जो तिजारती माहदे होंगे और मईशत के जुड़े जो मामला तय होंगे, उसमें पाकिस्तान के पास एक बड़ी पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को रीशेप करके एक बेहतर पोजीशन पे ला सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सलमान आबिद साहब। इसके साथ ही हम एक ब्रेक पर चलेंगे, लेकिन ये देखेंगे साकर के कौन कौन से नए रीजनल ब्लॉक्स बनने जा रहे हैं और एशिया में बिलखुसूस नया क्या होने जा रहा है। अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, वापस आते हैं, इस पर बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। और कहा यह जा रहा है कि ट्रंप की जानिब से बग्राम एयरबेस वापस लेने की ख्वाहिश का इजहार किया गया है, जिससे कि अफगान तालिबान की जानिब से रद्द कर दिया गया है। मेरे साथ एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब मौजूद हैं। खालिद साहब, आप मुझे बताएं कि अमेरिका अब ये ख्वाहिश रखता है कि वो बग्राम एयरबेस का कंट्रोल वापस चाहता है, जबकि अफगान तालिबान ऐसा नहीं करना चाहते और वो ये कहते हैं कि ये बेस मिलिट्री इंगेजमेंट के लिए नहीं दी जा सकती, लेकिन इस मामले पर बातचीत ज़रूर की जा सकती है। आखिर अमेरिका को इतने साल बाद क्या वापस आया और क्यों जरूरत महसूस हुई इस बेस को वापस लेने की, आपको क्या लगता है? मुनीज़, इसकी थोड़ी सी अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देख लें तो शायद आपके व्यूअर्स ज़्यादा क्लियर हो जाएं या हम सारे क्लियर हो जाएं इस पे कि ये क्यों अमेरिका की इंटरेस्ट है। ये 1950s और 70s में जब यहाँ पे अफगानिस्तान में इंडिपेंडेंट हुकूमत थी और बादशाहत भी थी कुछ अर्सा, उस सोवियत मदद से ये बेस एक इस्टेब्लिश किया गया था 1970s तक।
फिर आपने नोट किया होगा सोवियत यूनियन खुद आ गया वहाँ पर 79 में, और फिर वो एक किस्म का पूरे का पूरा कब्जा हो गया। फिर बाद में जो कन्फ्रंटेशन अमेरिका की हुई और तालिबान की, जब अमेरिका ने टेक ओवर कर लिया तो बगराम बेस अमेरिका के कब्जे में था, और अमेरिका ने जब ये तालिबान आए तो इन अ वे बजाय एस्केप करने के इन्होंने एक फॉर्मली हैंड ओवर किया था तालिबान को। तो अमेरिका ये क्लेम कर रहा है कि क्योंकि बेस हमने आपको फॉर्मली हैंड ओवर किया था तो हम इसको वापस चाहते हैं, हालांकि वो ज़ाहिर है इंडिपेंडेंट अफगानिस्तान के अंदर स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट बेस था और अब बड़ी इस्टेब्लिशमेंट, इस पर बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश किया गया, तो ये बड़ा वैल्यूएबल हो गया है। लेकिन मुझे लगता है ये ज़्यादातर पोस्चरिंग की बात है, बिकॉज आपने नोट किया होगा कि एक तरफ सोवियत यूनियन की तरफ और जो जाने के बाद जो रशिया ने इस वक्त इंगेज किया हुआ है यूक्रेन के साथ, वहाँ प्रेसिडेंट ट्रंप थोड़े मायूस नज़र आ रहे हैं रशिया से कि वो साथ नहीं दे रहे। दूसरी तरफ आपने देखा कि यहाँ हिंदुस्तान की भी प्रेजेंस है अफगानिस्तान में तालिबान की वजह से, वो भी अमेरिका को इस वक्त पसंद नहीं है। और तीसरा आपने देखा कि अभी जो पॉसिबली, मैं उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहा, लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी बन रही है, जो नए अलायंसेस बनना शुरू हो गए मिडल ईस्ट में, तो अमेरिका फिर से शायद अपना फुट होल्ड या फुटप्रिंट इस एरिया में दोबारा गेन करना चाहता है। जो आपने ठीक कहा कि तालिबान ने कहा है कि ये बात हो सकती है लेकिन हम आपको मिलिट्री पर्पस के लिए नहीं दे सकते, तो ये एक नए टर्न आ रहे हैं क्योंकि इतनी फ्लूइड और डायनामिक सिचुएशन हुई है जिसकी वजह से सिचुएशन बदल रही है। तो शायद अमेरिका को भी रीथिंक करना पड़ रहा है कि उसका फुट होल्ड तो था यहाँ पर, और मेंटेन उस वक्त मेंटेन करना इसलिए मुश्किल हो गया था कि तालिबान फैल रहे थे और एक्सपैंड कर रहे थे पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए। जब अमेरिका को निकलना पड़ा यहाँ से तो वो निकल तो गया, बट वो अभी तक ये समझ रहा है कि लॉजिकली शायद ये हमारी प्रॉपर्टी है। जी, ये तो समझना तो नहीं चाहिए, लेकिन देखें अब अफगान तालिबान उनका ये जो अवाम है ये दूर करते हुए नज़र तो आ रहे हैं। लेकिन ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद मसूद अहमद खान साहब भी साथ हैं। सर, आप मुझे ये बताएं कि अमेरिका अब इस खित्ते में अपनी प्रेजेंस को क्यों बहाल करना चाहता है? ज़रूरत क्या पेश आ रही है? क्या कोई नई जंग की तैयारी कर रहे हैं? क्या आपको लगता है? नहीं जी, बड़े सिंबॉलिक है। बागराम एयर बेस की हम बात करते हैं तो आप देखें इसकी लोकेशन बड़ी स्ट्रेटेजिक है। 40 किलोमीटर काबुल के नॉर्थ पे है, क्रॉस रोड्स पे है, चाइना नज़दीक, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से रशिया ऊपर है, ईरान नज़दीक है, पाकिस्तान नज़दीक है। सो ये पास में ISF का, नेटो का और यूनाइटेड स्टेट्स का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यहाँ पे था। यहीं से ड्रोन ऑपरेट होते थे, यहीं से आपके जो भी बम्बर्स यहाँ से जाते थे। तो जिस तरह बहुत बड़े यहाँ पे रनवेज हैं, तो वो एक बड़ी स्ट्रेटेजी इसकी इम्पोर्टेंस थी। अब ये है कि अब क्यों ये लेना चाह रहे हैं? एक तो ये है, देखें कि जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रम्प का जिस तरह आज उन्होंने कहा कि जी वो चाइना नज़दीक ही है, घंटे पे डिस्टेंस पे वहाँ पे वो न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर रहे हैं, तो वो उसमें तो कोई शक नहीं है, चाइना नज़दीक है, वाकान कॉरिडोर के पार शिंजियांग प्रोविंस है। सो दैट इज़ वन थिंग। लेकिन यहाँ पे आके वो प्रेजेंस के साथ वो सारे सर्वेलेंस मॉनिटर करना चाहते हैं, रशिया को भी देखना चाहते हैं, ईरान के ऊपर नज़र रखना चाहते हैं, ये चाइना के ऊपर नज़र रखना चाहते हैं। फिर देखें कि वो माइंस एंड मिनरल्स की बात कर रहे थे, रेयर अर्थ मिनरल्स की बात हो रही है, तो उस पर उनकी भी वो भी नज़र है। वॉर ऑन टेरर इज अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर। देखें कि लेट्स नॉट फॉरगेट कि 9/11 के बाद जो हमला अफगानिस्तान पे हुआ था वो अलकायदा की वजह से हुआ था। आज अलकायदा दोबारा अफगानिस्तान में मुनज़्ज़म हो चुकी है। वो तमाम सूबे जो पाकिस्तान के साथ उनके बॉर्डर्स लगते हैं, अगर कुनर से लेके खोस्त हो, नंगहार हो, पक्तिका हो, पक्तिया हो, हेलमंद हो, कंदहार हो, ये वहाँ पे अब अलकायदा वापस आ गई है और नेक्सस एस्टेब्लिश हो चुका है विद फितना और खारिज के साथ और अफगान तालिबान के साथ। और फिर वहाँ से मुनज़्ज़म हो रही है। तो सुसाइड ट्रेनिंग भी वहाँ पे करवा रहे हैं। जो चतराल में हमले हुए थे ये तो अलकायदा, अफगान तालिबान और फितना और खारिज ने मिलकर किया था। सो यहाँ पे वो थ्रेट डेवलप हो रहा है। और आपको याद होगा कि अभी फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन स्टेट डिपार्टमेंट ने डिक्लेयर किया मजीद ब्रिगेड और BLA, तो वो भी वहां से कर रहे हैं। सो मैं देखें कि इंटरनेशनल जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो अफगानिस्तान में है। जिस तरीके से ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है, चाइना के लिए खतरा है, दाइश खतरा है, रशिया इंटरनेशनल ग्लोबल अमन के लिए अलकायदा है, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान है, तहरीक तालिबान ताजिकिस्तान है, फितना और खारिज वहाँ पे, फितना और हिंदुस्तान वहाँ पे। सो थ्रेट है। आज जो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, ही सेड कि देयर आर 60 कैंप्स जो पाकिस्तान के अगेंस्ट ऑपरेट हो रहे हैं। सो एक वो फैक्टर है। सो देयर विल बी कोऑपरेशन के लिए और ये चीजें चेक करने के लिए वो वहां पे आएंगे। फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज, यूएस वेपन्स जो यहाँ पे ट्रम्प ने पहले कहा था कि हमारे वेपन्स वहां पे हैं,
मसूद अहमद खान साहब, ये तो हम सब खुद विटनेस कर रहे हैं कि वहां से वो जो अमेरिका की जानिब से वेपन्स छोड़े गए थे उनका पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरा आप देखें कि कल चमन पर जो एक दहशतगर्द कार्रवाई हुई है, पाकिस्तान बखूबी इस फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान का जवाब देने की सलाहियत रखता है और दिया भी जा रहा है, लेकिन ये दहशतगर्दी किसी तौर पर टॉलरेट नहीं की जा सकती। लेकिन जहां हम बात करें बगराम एयरबेस की और उस पर अमेरिका की जानिब से जो मुतालबा किया जा रहा है, मैं चाहती हूँ शहजाद हुसैन भट्ट साहब हमारे साथ हैं, मैं उनसे जान सकूं कि अब चीन अमेरिका की इस डिमांड पर क्या रद्द अमल दे सकता है। देखें काबिल एहतराम मुनीज़े, बात यह है कि जिस तरह आप फरमा रही हैं, बड़ा खूबसूरत फिक्रा भी खालिद चिश्ती साहब ने फरमाया है कि फुट होल्ड अमरीका अफगानिस्तान में करना चाहता है। ठीक है, वो करना चाहता है भाई, अफगानिस्तान में करना इसलिए चाहता है कि मादनी वसाइल हैं और जिनकी मालियत अरबों डॉलर है। इन कीमती धातों का असूल जो है वो बगराम एयर बेस पर वापसियां कब्जे से ही शुरू होगा। और इसके साथ साथ अमेरिका ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को अरबों डॉलर की जो फौजी इमदाद दी, यूक्रेन ने 500 अरब डॉलर की नायाब मादनियात, ये सारी खेड़ तो उस तरफ जा रही है ना मुनीज़े। लेकिन सवाल ये है, मैं आपकी इन तमाम बातों का जवाब देने से पहले सिर्फ दो बातें करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि इस वक्त हमारा प्रोग्राम चल रहा है, चंद ही घंटों बाद ये ही सारी एयर बेस की बातें, ये अमेरिकी ट्रंप टेलीफोन कॉल करने लगा है चाइना को कहने लगा है कि जनाब बैठ कर कुछ बात कर लो, क्योंकि रशिया ने तो मुझे कर दिया है फारग। लेकिन एयरबेस पे अब इस वक्त चाइना का बहुत ज्यादा असर रसूख है इस वक्त एयरबेस पर, लिहाजा इतना आसान नहीं है अमेरिका को कि वो एयरबेस पर कब्जा कर देगा। लेकिन मैं इस वक्त ब्रिगेडियर साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? जी। ब्रिगेडियर साहब, अगर इस वक्त हरमैन शरीफैन, मैंने पहले चंक में भी जो बात की आपने वो भी सुनी थी कि अगर हरमैन शरीफैन पर कोई मौका आ गया तो इस वक्त मौके पर हमारे शाहीन और अबाबील जो होंगे वो अगर सऊदी अरब से उड़ते हैं तो कोई ऐसी जगह 3552 किलोमीटर अगर दूर होगी तो सऊदीया से हमारे शाहीन और अबाबील मिसाइल उस जगह पर फायर करने की सलाहियत रखते हैं। देखें भट्ट साहब, देखें पाकिस्तान के पास तो कैपेबिलिटी है और हमें अगर ना भी जाए तो हम स्टिल वी कैन मैनेज दिस थिंग। अभी उसमें तो कोई इश्यू नहीं है पाकिस्तान के पास से, पाकिस्तान कैपेबल है। बट एट द सेम टाइम हम अभी कह रहे हैं कि वी विल बी एक्टिंग दिस विद रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग, जिस तरह मैंने पहले भी बात की है, चाहे वो वेस्ट में बैठे हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, उसको ट्विस्ट कर रहे हैं, उसको ब्रांडिंग कर रहे हैं, कभी इस्लाम का नाम दे रहे हैं, कभी आइडियोलॉजी के नाम पे लेके जा रहे हैं, और कभी ऐसे कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि उसको एक इश्यू बना के इसको इंटरनेशनलाइज करना चाह रहे हैं। सो मेरे ख्याल में पाकिस्तान और देखें सऊदी अरब ने जो भी करना है, इट इज इन देयर नेशनल इंटरेस्ट में हमने करना है। और हमारे ये ताल्लुकात 1951 से एस्टेब्लिश हैं और किंग सऊद विजिट पाकिस्तान 54 में आए, तो उसके बाद से ताल्लुकात चल रहे हैं। सो देखें कि पाकिस्तान की अगर इस तरीके से प्रेशराइज करने की कोशिश करता है वेस्ट वाले या कुछ ऐसे है, क्योंकि इसके पीछे इंस्ट्रूमेंटल इंडिया है आजकल जिस तरीके से वो कर रहा है, तो पाकिस्तान देखेगा इस तरह के हालात जब डेवलप होंगे तो इसमें मोर कंट्रीज कैन जॉइन दिस ब्लॉक और सब्सिक्वेंटली इस्लामिक ब्लॉक बन सकता है। सब्सिक्वेंट इसमें चाइना भी बाद में आएगा, रशिया भी आएगा। तो इस तरह के हालात लोग कोशिश कर रहे हैं किस तरह के क्रिएट किए जाए, किसको एक किस्म। ब्रिगेडियर साहब माजरत चाहता हूँ आपकी कथा कलामी माफ, मेरा सीधा सवाल ये है कि मेरे जो मिसाइल अबाबील है इस वक्त, मेरा शाहीन 3 है, वो क्या पाकिस्तान और सऊदीया के मुआहदे के बाद पूरी दुनिया में अटैक करने की सलाहियत रखता है? ये रेंज मिसाइल मेरे पास है या नहीं है? जी हाँ भट्ट साहब, बस रेस्ट एश्योर कि हम कर सकते हैं। ठीक है, मैं चाहती हूँ सलमान आबिद साहब, आप मुझे बताएं कि जिस टेलीफोन कॉल का जिक्र किया जा रहा है जो अमेरिकी सदर और शी जिनपिंग के दरमियान होनी है, आपको क्या लगता है किस मामले पर बात होने जा रही है? जो भी पहले कही गई है कि रिविजिटिंग हो रही है दुनिया की पॉलिटिक्स में। अमेरिका चाइना के साथ निगोशिएट करने की बात कर रहा है, अमेरिका अफगानिस्तान के साथ निगोशिएट होने की बात कर रहा है, अफगानिस्तान ने कह दिया कि हम निगोशिएशन कर सकते हैं। तो यहाँ तो अफगानिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी आई है कि वो अमेरिका के साथ निगोशिएट करके अपने बहुत से मुतालबात, खासतौर पे जो माशी जकड़बंदियों से जुड़े हुए मामलात हैं, उसको रिविजिट कर सकता है और वो अमेरिका से गिव एंड टेक कर सकता है। तो मुझे लगता है कि चाइना, अफगानिस्तान, भारत, इसराइल
मिडल ईस्ट, पाकिस्तान, ये सब इस वक्त अपने आप को एक रिविजिटिंग की पॉलिटिक्स में ले गए हैं, जहाँ से वो अपने अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सलमान आबिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सिरदाद हुसैन भट्ट साहब आपका भी, हमारे साथ प्रोग्राम में खालिद चिश्ती साहब और मसूद अहमद खान साहब भी मौजूद थे। आप तमाम का बहुत शुक्रिया। बात यही है कि जब से कतर ने इसराइल पर हमला किया है तब से पाकिस्तान एक बड़ी पावर बनकर खत्ते में उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, और जहां इससे पहले खलीजी रियासतें अमरीका पर एतमाद का इजहार करती थीं, आज वही एतमाद वो पाकिस्तान के ऊपर करती दिखाई दे रही है, जिससे कि साफ पता चलता है कि इस खत्ते में पाकिस्तान की अहमियत बहुत वाज़े हो गई है। और जो दीगर ममालिक हैं जिनमें कि भारत है, इसराइल है, अमेरिका है, एक बार वो भी ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर पाकिस्तान आने वाले वक्तों में क्या वाकई ग्लोबल पावर या रीजनल टाइगर बनकर सामने आएगा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।